हेलो फ्रेंड, मैं नीरज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ओलंपियाड 2025-26 का पेपर, जो अभी 18 तारीख में हुआ था, 18 नवंबर को। यह माध्यमिक स्तर का पेपर है जिसमें कक्षा 6 से 8 तक का लेवल का पेपर हुआ था। इसमें कुल 120 प्रश्न रहेंगे, 3 घंटे का पेपर है। तो मैंने आप लोगों के लिए पूरा पेपर हल कर दिया है, तो आप इसको जरूर देखें। चलिए, प्रश्न पहला है हिंदी पोर्शन से। नीचे लिखे शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो आपको पता होगा, हम लिखते प्रमाणिक हैं, बोलते प्रमाणिक हैं, लेकिन इसकी सही शुद्ध वर्तनी है प्रामाणिक। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है इसका। हमारा अगला है मरकट शब्द का अर्थ क्या है। तो आपको पता होना चाहिए, मरकट बानर, कपि, बंदर, इन सबके पर्यायवाची शब्द हैं, तो इसका अर्थ होता है वानर। हमारा अगला है प्रश्न 3, इनमें से लोकोक्ति या कहावत क्या है। तो आपको पता होगा, नाच ना आबे आंगन टेढ़ा एक लोकोक्ति या कहावत है। हमारा अगला प्रश्न है, वह कभी हंसती कभी रोती है, वाक्य में आई क्रियाएं हैं। तो आपको पता होगा, हंसना और रोना यह अकर्मक क्रियाएं हैं। अच्छा, क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक सकर्मक क्रिया, एक अकर्मक क्रिया। तो आप पहचानेंगे कैसे? जैसे मैंने कहा कि मोहन आम खाता है, ठीक है। तो यदि कोई व्यक्ति आपसे आकर पूछता है कि मोहन क्या खाता है, यदि आप किसी शब्द में उत्तर दें कि आम खाता है कि केला खाता है, तो यह सकर्मक क्रिया होगी। और यदि कोई हाँ या ना में जवाब देता है, तो वह अकर्मक क्रियाएं होती है। जैसे आप पूछेंगे, क्यों मोहन हंस रहा है, तो सामने वाला जवाब देगा हाँ या फिर ना। तो आप समझ गए हैं, जब आप किसी शब्द में उत्तर दें तो सकर्मक क्रिया होगी, नहीं तो अकर्मक क्रिया होगी। हमारा अगला प्रश्न है, हे भगवान ये क्या हो गया। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह। तो आपको पता है, मैंने देखिए हे के बाद एक चिन्ह लगाया हुआ है। इस चिन्ह को हम विस्मयादिबोधक चिन्ह भी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसन्नता शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है। तो आपको पता होगा, ता प्रत्यय। प्रत्यय पीछे लगते हैं, उपसर्ग आगे लगते हैं, तो प्रसन्न एक शब्द बन जाएगा और ता उसमें प्रत्यय रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, जो रहीम उत्तम प्रकृति काकर सकत कुसंग चंदन विष व्यापन नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो मैंने कुसंग और भुजंग के नीचे अंडरलाइन की। तो इसमें प्रयुक्त छंद कौन सा है? दोहा। आपने दोहे पढ़े होंगे, रहीम के दोहे दोहे पढ़े होंगे, जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो जब राइमिंग हो जाती है पीछे के वर्ड में, तो जनरली दोहा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, व्यंजन संधि का उदाहरण दीजिए। तो आपको पता होगा, सज्जन। सज्जन को मैंने इधर लिख दिया है सत धन जन। जब भी ऐसे डबल जा, डबल ला, डबल पा, डबल रा, इस टाइप के शब्द आते हैं, तो उसमें व्यंजन संधि होती है। हमारा अगला है, वह समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। तो आपको पता होगा, दोनों पद प्रधान होते हैं तो उसमें द्वंद्व समास होता है। जैसे मैंने लिखा है माता पिता, माता पिता, भाई बहन, जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं। अब मैं बात करूँ द्विगु। तो द्विगु समास क्या होता है? जिसमें एक संख्या होती है, जैसे नवरत्न हो गया, पंचमहल हो गया, चौराहा हो गया। जहाँ संख्या की बात आती है वह द्विगु समास होता है। और जहाँ एक से रहे, जैसे ऊपर नीचे, माता पिता, राम लक्ष्मण, भाई बहन, दादा दादी, इसमें द्वंद्व होता है। हमारा अगला है, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। तो आपको पता है, इसमें रोने जैसी भावना आपको समझ आ रही है, तो इसमें करुण रस होगा। अब वीर रस कैसे में होता है? जैसे मान के चलो, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, आप सभी ने सुना होगा, इसमें वीर रस होता है। हास्य जहाँ हंसी हो जाए, ठीक है। तो अब हमारा एक अगला अपठित गद्यांश आया है, साहसी जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि यह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की असली पहचान यह है कि वह इसकी चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे। तो आपका ये एक पैसेज दिया है, अपठित गद्यांश दिया है, इसने हमें प्रश्न उत्तर बताने हैं। तो हमारा पहला प्रश्न, कौन सा जीवन महान बताया गया है। तो अभी मैंने आपको पैसेज पढ़ के बताया था, जिसमें आपको समझ में आ गया है कि उसका इसका उत्तर होगा साहसपूर्ण जीवन।
हमारा अगला है, किस व्यक्ति को उसकी आत्मा की आवाज़ कचोटती रहती है? तो आपने अभी देखा, जो मौके पर साहस नहीं दिखाता उसकी आत्मा उसे अंदर से कचोटती रहती है। हमारा अगला है, दुनिया की असली ताकत क्या है? तो कहने वालों की उपेक्षा करके जीने वाला व्यक्ति। कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहते रहा, आप अपने काम से काम करते रहें, उसकी उपेक्षा करते रहें, तो यह आपकी असली ताकत होगी। हमारा अगला है, जो व्यक्ति साहस से काम लेता है वह सदा कैसे रहता है? तो आपको पता होगा, वो हमेशा सुखी ही रहता है। हमारा अगला प्रश्न है, वैखौफ शब्द का अर्थ क्या है? तो आपको पता है, वैखौफ मतलब होता है निडर। ठीक है। अगला दिया है हमारा अपठित पद्यांश। अभी हमने देखा है वह गद्यांश था और ये हमारा पद्यांश है। नील गगन में उड़ते बादल, जैसे हो अंबर का काजल, प्यासी होती है जब धरती, बरसा जाते जी भर कर जल, छम छम करती बूंदें नाचे, बजती है बरखा की पायल, सावन भादों में लहराता धरती का हरियाली आंचल, चलती है जब तेज हवाएं, बज उठती हैं घर की साकत। तो इस पद्यांश से हमें कुछ प्रश्न उत्तर देने हैं। तो हमारा प्रश्न है, उपयुक्त कविता का उचित शीर्षक क्या है? तो आपको पता होगा, उचित शीर्षक हमारा बादल होगा। क्यों बादल होगा? क्योंकि बात चालू हुई थी नील गगन में उड़ते बादल। ठीक है, इस वजह से। हमारा अगला है, बादल को अंबर का काजल क्यों कहा गया है? तो इसमें उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बादल काले होते हैं। अच्छा, बादल काले कब होते हैं? जब बारिश का मौसम आता है और बादल बहुत ही काले हो जाते हैं, जब पानी बरसने वाला होता है। हमारा अगला है, सावन भादों में किसका आंचल लहराता है? तो आपको अभी पैसेज पढ़ा था, आपको समझ आ गया है, धरती का आंचल लहराता है। घर की सांकल क्यों बज उठती है? तो अभी देखा था, तेज हवाओं से जब चलती हैं तो घर की सांकल भी बज उठती है। अगला है, अंबर का शब्दार्थ क्या है? तो अंबर मतलब होता है आकाश। तो इस प्रकार हमारे हिंदी पोर्शन के पूरे 20 क्वेश्चन आपको मैंने सही सही हल करवा दिए। अब हम आते हैं अगले 20 प्रश्न, जो कि हैं इंग्लिश से। चूज द करेक्ट आंसर टू फिल इन द ब्लैंक्स। एक फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, तो आपको इनमें ऑप्शन लगाना है। वॉन्ट्स डैश फास्ट इज वेंगेड प्रॉपरली। तो आपको पता होगा हील। ठीक है, आप इसमें हील ऑप्शन सही करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, द वर्क वाज कंप्लीटेड डैश सन्स। तो इसमें आएगा इन सन्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला है, आई हैवंट सीन हर डैश लास्ट ईयर। तो आपको पता होगा लास्ट ईयर की बात चल रही है, तो आप इसमें लगाएंगे सिंस। ठीक है, जैसे मैंने आज आपसे बात करी कि मैं पिछले साल भोपाल गया था, तो आपको पता है आज 2025 चल रहा है, पिछले साल मतलब हम 24 की बात कर रहे हैं, इसलिए इसमें सिंस आएगा। अगला है, टुडे वेदर इज डैश देन यस्टरडेज। तो इसमें आएगा वर्स। वर्स क्यों आएगा? क्योंकि ये बैड वर्स वर्स्ट। ठीक, तो सेकंड फॉर्म आएगा इसमें वर्स। अगला है, डैश इज पर्सन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेज। जो टू लैंग्वेज बोल सकता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? तो ब्लिंगल्स कहते हैं। ठीक है ना, ब्लिंगुअल। अगला है, द लायन रोड डैश हु वॉक मी अप। तो लाउडली। जब शेर बोलता है तो कैसे बोलता है? बहुत तेज बोलता है। हमारा अगला है, सिनोनिम्स वर्ड, समानार्थी वर्ड की बात हुई है, तो इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का होगा समानार्थी रेजिस्टेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। हमारा अगला है, स्टेबल। स्टेबल मतलब क्या होता है? स्थिर। ठीक है, तो स्टेडी। ठीक है, स्टेडी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन होगा। अगला है हमारा, चूज द करेक्ट एंटोनिम। एंटोनिम्स क्या होते हैं? हमारे विलोम शब्द या उल्टे शब्द। कुक्ड, कुक्ड मतलब होता है पका हुआ। तो रॉ मतलब क्या होता है? कच्चा। ठीक है, आपने सुना होगा रॉ मटेरियल मतलब कच्चा सामान। अगला है, डिफरेंट। डिफरेंट क्या होता है? अलग अलग। तो इसका उल्टा क्या होगा? समान, सिमिलर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो हमें चारों में से सही स्पेलिंग ढूंढनी थी, तो ऑप्शन नंबर सी सही स्पेलिंग लिखिए, टेंटेटिव। ठीक है, टेंटेटिव। हमारा अगला प्रश्न है, इग्नोरेंस की आपको सही स्पेलिंग देखना है, तो आप देखिए ऑप्शन नंबर डी सही स्पेलिंग है, IGNORANCE, इग्नोरेंस।
रेंस। अगला है चूज द करेक्ट राइमिंग वर्ड्स। अच्छा, राइमिंग वर्ड्स को हिंदी में बोलते हैं लयात्मक शब्द। लयात्मक शब्द कैसे होते हैं? जैसे राजू, काजू, बाजू, इस टाइप के जो शब्द होते हैं उनको राइमिंग वर्ड्स हम बोलते हैं। तो आप देखिए डायमंड्स इज राइमिंग विद, तो आपको देखना ऑप्शन नंबर ए आलमंड्स। इसमें मैंने डैश लगाया है, नीचे लाइन खींचिए, MOND इसमें भी है, MOND इसमें भी है। तो इस प्रकार से भी आप राइमिंग वर्ड्स छांट सकते थे। जैसे एक शब्द लिखा है रस्टल, राइम्स विद, तो आपको देखना होगा कस्टल, CASTLE। ठीक है, राइम हो गई इसकी, STLE लास्ट के शब्द मिल रहे हैं। हमारा अगला है चूज द करेक्ट आर्टिकल्स। आई एम गोइंग टू डैश बैंक, तो आप जहां जा रहे हैं, जिस बैंक में जा रहे हैं वो बैंक फिक्स है कि हम स्टेट बैंक जा रहा है, पंजाब बैंक जा रहा है, इलाहाबाद बैंक जा रहा है, इस वजह से इसमें द आर्टिकल आएगा। आई एम गोइंग टू द बैंक। अगला है मिस्टर वर्मा इज वर्किंग एज डैश SDM इन विदिशा, तो इसमें आएगा NSDM। अच्छा, एन क्यों आया बच्चों? तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको हिंदी के स्वर देखने हैं, आ अनार से आहा दो बिंदी तक के जो स्वर आएंगे वो आपको देखने हैं, उस हिसाब से आपको आर्टिकल लगाना है। जैसे मान के चले हम बात करें एस, एस आप कैसे लिखते हैं? AAD का और सा छोटा सा, तो AAD का क्या है? स्वर है, इसलिए स्वर में जहां भी स्वर आएंगे, चाहे वो वोवल से शुरू हो चाहे ना हो, उसमें एन ही लगेगा। चलिए, हमारा अगला है चूज द ऑड वन आउट। आपको इनमें से अलग शब्द छांटना था। तो कोच हो गया, इंजन हो गया, कंपार्टमेंट हो गया, बॉक्स हो गया। तो आपको पता होना चाहिए बॉक्स जो है वो एक अलग शब्द है। हमारा अगला है, इसमें भी आपको अलग छांटना है। तो पीपल अलग शब्द है, क्राउड, हर्ड, स्वार में एक से शब्द है। प्रश्न नंबर 29 मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा था, इसलिए मैंने आपको ऑप्शन टिक नहीं किया है। इसकी स्पेलिंग होती है हैंडलेट, HANDLED। तो इसमें यदि देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए या फिर डी आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है फ्रिक्वेंटली। अपन बोलते हैं फ्रिक्वेंटली, तो इसमें FREQUENTLY इसकी सही स्पेलिंग होती है। हमारा अगला प्रश्न है संस्कृत से चालू होते हैं। अब 20 प्रश्न आपके संस्कृत से आएंगे। जैसे इसमें लिख धन कत्वा इति प्रत्यय पदनाम अस्ति, तो आपको ये एक शब्द दिया है तोड़ के, लिख धन कत्वा, तो इससे मिलके बनता है लिखित्वा। हमारा अगला है भिन्न क्रियापद चुनिए। तो आप देखिए इसमें आप चुन सकते थे, जैसे खादामी, हसामी, लिखामी, सब में माँ में छुटे की मात्रा है। तो अलग क्या दिख रहा है? पटामा, तो आप इसमें पटामा लगाते, ठीक है। हमारा अगला है चित्र देख के आपको एक चित्र पहचानना था कि ये कौन सा जानवर। तो आपने सब देखा होगा, इस घोड़ा है और घोड़े को हम कहते हैं अश्व, ठीक है। अश्व मतलब होता है घोड़ा। हमारा अगला प्रश्न है वृक्षे चतुरः बानरः निवसति, वृक्ष पे 4 बानर रहते हैं। इस वाक्य में विशेषण शब्द बताना है। तो विशेषण किसी भी संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा शब्द की जो विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं। तो यह बानर की विशेषता बता रहा है। कौन सा शब्द बता रहा है? कितने बानर हैं? 4 बानर है, तो चतुरा इसमें विशेषण होगा। हमारा अगला है हलम शब्द का वर्ण विक्षेपण कीजिए। तो वर्ण विक्षेपण आपने पढ़ा भी है, हिंदी में भी पढ़ा है, संस्कृत में भी पढ़ा है। जो शब्द खाली होते हैं उनके साथ आ लगा होता है। तो हा धन आ, ला धना, धन मा, ये नीचे जो लगा हुआ है इसको हलंत बोला जाता है। हा में हलंत है, आ खाली है, ला में हलंत है, आ खाली है, और मा हलंत वाला है, ठीक है। हमारा अगला है स्वर संधि उदाहरण अस्ति। तो स्वर संधि क्या होती है? ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी प्रतिधन एक। प्रतिधन एक जो है यह एक स्वर संधि है। मैं आपको संधि और समास की एक फुल डेडिकेटेड वीडियो दे दूंगा, तो आपकी संधि और समास पूरी आपसे बनती जाएंगी। बाकी मैंने अभी आपके में शॉर्ट में लिख दिया है। जैसे तल्लीन कैसे टूटेगा? तत् धन लीन। नमस्ते नमः धन ते, प्रत्येक प्रतिधन एक, जगदीश जगत धन ईश, ठीक है। तो प्रत्येक में है आपकी स्वर संधि।
हमारा अच्छा, कौन सी स्वर संधि है? तो यण स्वर संधि है। हमारा अगला है अति डैश वर्जते। तो आपने एक पढ़ा होगा सूक्ति, अति सर्वत्र वर्जते, अति हर चीज की वर्जित है, तो सर्वत्र इसका सही उत्तर होगा। हमारा अगला है राम लक्ष्मणौ इत्यत्र समासास्ति। तो समास आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा बच्चों, ठीक। तो इसको जब अपन तोड़ेंगे तो राम और लक्ष्मण, ठीक, तो इसमें आएगा आपका द्वंद्व समास। चलिए, जहां भी कोई दो नाम साथ में लिखे रहें और बीच में योजक चिन्ह लगता है या और लगता है, उसमें हमें द्वंद्व समास ही लगाना होता है। हमारा अगला है मम विद्यालय गृहात् दूरम नास्ति इति वाक्य अव्यय पद अस्ति। अच्छा, अव्यय पद क्या होते हैं? तो अव्यय पद ऐसे होते हैं जो कभी नहीं बदलते। तो जैसे मम विद्यालय गृहात् दूरम नास्ति, ना जो है नहीं हमेशा वही शब्द रहेगा, इसलिए इसमें ना अव्यय है। हमारा अगला प्रश्न है लट लकार रूप अस्ति। तो कौन सा है? तो करोति। आपने पढ़ा होगा ती ता अंति, ये लट लकार की पहचान होती है, तो करोति शब्द में लट लकार है। हमारा अगला प्रश्न है मकरः तस्य मित्रम अस्ति इति वाक्य सर्वनाम पद कौन सा है? तो तस्य, तस्य आपका एक सर्वनाम पद है। हमारा अगला है वृक्षे एकः पिपासितः काका अस्ति इति वाक्य विशेष्य पद अस्ति। तो काका किसकी विशेषता बताई जा रही है? तो काका की, काका मतलब कौआ की विशेषता बताई जा रही है। हमारा अगला है कमलम इति पदस्य पर्याय पदम नास्ति, ठीक। कौन सा कमल, कमल आपने देखा होगा कमल का फूल, उसमें कौन सा पर्याय शब्द नहीं है? तो सलिलम, क्योंकि सलिलम का अर्थ होता है जल या फिर नीर। अच्छा, पंकज मतलब भी कमल होता है, जलज मतलब भी कमल होता है और नीरज मतलब भी कमल होता है। हमारा अगला है एक सही जोड़ी है, विलोम शब्द की एक सही जोड़ी दी है, तो मैंने विलोम शब्द की सही जोड़ी मिला भी दी है। विदेश, स्वदेश, महाधन, निर्धन, सुलभ, दुर्लभ, गुण, अवगुण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। हमारा अगला है गंगा हिमालयात् प्रभवति इति वाक्य उपसर्गः अस्ति। तो आपको पता होगा, मैंने अंडरलाइन कर दिया प्रभवति, ठीक। तो जब आप इसको तोड़ेंगे तो प्रा अलग हो जाएगा, भवति अलग हो जाएगा। तो उपसर्ग आगे लगते हैं और प्रत्यय पीछे लगते हैं। अगला है बालकाय मोदकम रोचते इति वाक्य बालकाय शब्दे विभक्ति अस्ति। तो इसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। अगला हमें पेड़ बने हुए हैं, 8 पेड़ बने हुए हैं और संख्या बतानी है, तो आपको पता होगा अष्ट, 8 को हम अष्ट पढ़ते हैं। हमारा अगला है एक अपठित गद्यांश दिया गया है जिसमें हमें उत्तर छांटने हैं। भारतस्य उत्तरास्यां दिशि हिमालयः पर्वतः अस्ति, सः भारतस्य मुकुटमणि इव शोभते, सा शत्रुभ्यः अस्मान् रक्षति, अस्य दक्षिण पूर्व दिशि समुद्रः अस्ति। दक्षिण पूर्व में समुद्र है। सागरः भारत मातुः चरणों प्रक्षाल्यति, अस्माकं देशे अनेक पर्वताः सन्ति, हिमालयः भारतस्य चूड़ामणि अस्ति, ऐसा नागादि राजा कभी कहते हैं, ठीक। ऐसा कौन कहते हैं? नागाधिराज कहते हैं। अब हमारा प्रश्न है हिमालय भारतस्य तो किस दिशा में? तो आपने देखिए, आप ऊपर की लाइन में पहली लाइन लिखी है भारतस्य उत्तरास्यां दिशि हिमालय अस्ति, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। हमारा अगला है शत्रुभ्य अस्मान रक्षति। शत्रुओं से हमारी कौन रक्षा करता है? तो हिमालय हमारी रक्षा करता है शत्रुओं से। हमारा अगला प्रश्न है हिमालय पर्वत कथ्य कौन? तो नागाधिराज, लास्ट लाइन में लिखा था नागाधि राजा। चलिए, अब हमारे विज्ञान के प्रश्न चालू हो रहे हैं, तो यह आपके 20 प्रश्न विज्ञान के रहेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है पक्षी आसमान में आसानी से उड़ पाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कथन ए और सी दोनों, क्योंकि उनमें हड्डियां भी खोखली होती हैं और उनके पंख भी होते हैं, इसलिए पक्षी आसमान में उड़ सकते हैं। हमारा अगला है पानी एवं स्पर्श से फैलने वाले रोगों को क्या कहते हैं? तो आपको पता होगा संक्रामक बीमारियां जो होती हैं वो पानी और
छुआछूत से फैलती हैं। आप किसी को, आपको बीमारी है, आप उसे छुएंगे तो आपको बीमारी भी हो जाएगी, जैसे छींकना, खांसना। ठीक है, इसलिए मैं जनरली कहता हूँ किसी को सर्दी या खांसी होती है तो आप मुंह पर रुमाल जरूर रखें। तो ये संक्रामक बीमारी है। अच्छा, अगला प्रश्न है, कोई छात्र बिस्किट, नूडल और ब्रेड का लगातार सेवन करता है, उसे अक्सर पेट में दर्द और कब्ज की शिकायत रहती है। कब्ज से छुटकारा पाने के लिए उसे अपने आहार में क्या बदलाव करना चाहिए? तो आपको पता होगा, आहार्य रेशे या रुक्षांश युक्त आहार लेना उसे जरूरी होता है। ठीक है ना। चलिए, अगला है, यदि पौधों की पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्र बंद हो जाए तो कौन सी प्रक्रिया सबसे अधिक प्रभावित होगी? तो आपको पता होगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। क्यों? क्योंकि हमारे पेड़ पौधे जो हैं, हमारी पत्तियों में छोटे छोटे जो रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, जिनको स्टोमेटा कहते हैं, उन्हीं से वह खाना बनाते हैं। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, समुद्र समीर और थल समीर प्रक्रिया ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि दर्शाती है? तो ऑप्शन नंबर बी, संवहन विधि दर्शाती है। हमारा अगला है, एक छात्र चश्मा पहनता है जो अवतल लेंस से बना हुआ है, तो इसका अर्थ क्या है? अच्छा, लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल लेंस, एक उत्तल लेंस। ठीक है, तो अवतल लेंस क्या होता है? अवतल लेंस लगता है निकट दृष्टि दोष में। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में निकट का तो दिखता है लेकिन दूर का स्पष्ट नहीं दिखता है। तो मैंने ऑप्शन नंबर डी लगाया हुआ है, वह दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख सकता है। हमारा अगला प्रश्न, यदि किसी क्षेत्र में बार बार एक ही फसल उगाई जाती है तो मिट्टी की उर्वरकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसका समाधान क्या होगा? तो आपको पता है क्या प्रभाव पड़ेगा? जब आप एक ही मिट्टी पर सारी फसलें लेते हैं तो उसकी मिट्टी की उर्वरकता भी घटेगी और फसल चक्र भी हमें अपनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें प्रॉपर मिट्टी का उपयोग करना रहता है। पहली फसल हो गई, उसको काट दें, फिर आप उसके वो कर लें, मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए उसमें यूरिया डाल दें, मिट्टी को ऊपर नीचे कर लें, फिर आप अगली फसल लगाएंगे। हमारा अगला है, एक कम उम्र के रोगी को वायरस मतलब विषाणु से संक्रमित पाया गया है, लेकिन डॉक्टर ने उसे कोई प्रतिजैविक एंटीबायोटिक नहीं दी है, तो इस निर्णय का क्या तर्क हो सकता है? तो आपको पता होगा, इस निर्णय का तर्क हो सकता है कि प्रतिजैविक केवल जीवाणु, बैक्टीरिया पर प्रभावी होती है, यह वायरस पर प्रभावी नहीं होती। अच्छा, बहुत से बच्चों ने इसमें लगाया है कम उम्र के रोगों को नहीं दी जा सकती, तो इसमें रोगी की उम्र मैटर नहीं करेगी, कम या ज़्यादा से मतलब नहीं होगा, इसमें केवल आएगा कि जीवाणु संक्रमण पर प्रभावी होती है। हमारा अगला है, एक आपके सामने डायग्राम टाइप दिया है, ठोस से द्रव में बदल रहा, द्रव से गैस में बदल रहा, फिर गैस से द्रव में बदलेगा, द्रव से ठोस में बदलेगा। तो इसने पूछा है आपसे क्रमशः 3 और 4 के स्थान पर क्या आएगा? तो हमें 1 और 2 से मतलब नहीं है। गैस से द्रव में बदलेगा तो संघनन हो जाएगा, और द्रव से ठोस में बदलेगा तो जमना हो जाएगा। आपको पता होगा, जब आप दूध उबालते हैं तब आप एक ढक्कन ढाँक देते हैं, और जब आप ढक्कन उतारते हैं तो उसमें बूंद बूंद हो जाती है। ठीक है, तो उस प्रक्रिया को हम संघनन कहते हैं। हमारा अगला है, नीचे दिए गई तालिका में सूचीबद्ध कीजिए और पौधों का प्रक्षेपण कीजिए। इनने पौधा पूछा है, पौधों की पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास देखा होगा। तो समांतर सिरा विन्यास हमने देखा है केला और घास में। आपने देखा है केले का पत्ता भी एक तरीके से लंबा होता है और घास भी हमारी लंबी ही होती है। हमारा अगला प्रश्न है, मसूड़ों से यदि रक्त निकल रहा है, खून निकल रहा है, घाव भरने में अधिक समय भी लग रहा है, तो किस रोग का लक्षण है? और ये अभावजन्य रोग का नाम बताएं और इससे दूर करने हेतु भोजन के घटक भी बताएं। तो यह रोग कौन सा है? स्कर्वी। मसूड़ों की जो बीमारी होती है, पायरिया होता है, यह पूरा स्कर्वी रोग के होता है। इसमें कौन सा विटामिन काम करता है? तो विटामिन सी। अच्छा, विटामिन सी कहाँ होता है? तो खट्टे फलों में विटामिन सी होता है। हमारा अगला है, दो समान चुंबकों को जब एक प्रकार रखा जाए तो उनके उत्तर ध्रुव एक दूसरे के सामने हो तो चुंबक क्या करेंगे, क्या प्रतिक्रिया होगी? तो आपको पता है,
यदि समान सिरे होंगे पास पास में तो वो दूर भागेंगी, तो इसका सही उत्तर होगा एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। अच्छा, यदि उत्तर और दक्षिण होते तो वह आपस में आकर्षण करते और वह एक दूसरे से चिपक जाते। ठीक है ना। अगला है, यदि आपको चिकित्सक कहते हैं कि आपको 101 डिग्री ज्वर है या बुखार है, तो आप इसका तात्पर्य किस स्केल से, तो आपको पता होगा फ़ारेनहाइट स्केल से इसका पता होगा। क्योंकि यदि सेल्सियस में 101 डिग्री हो गया तो आप समझिए आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं, इसलिए इसका सही उत्तर मेरे हिसाब से होना चाहिए फ़ारेनहाइट स्केल। हमारा अगला है, अमर बेल पौधों में क्लोरोफिल नहीं होता। ठीक है, तो क्लोरोफिल क्या होता है, जिसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे खाना बनाते हैं। तो फिर यह भोजन कैसे प्राप्त होता है, तो आपको पता होगा कोई भी पेड़ पौधों पे एक बेल टाइप जो लपटी रहती है उसको हम अमर बेल का पौधा कहते हैं। यह क्या करता है, तो यह पौधा दूसरों पर आश्रित रहकर अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। ठीक है। हमारा अगला है, जुगाली करने वाले जानवर घास में पाए जाने वाले सेलुलोज को कैसे पचाते हैं, तो उनके अंदर के सिस्टम में रहता है अंधनाल में उपस्थित बैक्टीरिया, जीवाणु रहते हैं, छोटे छोटे जीवाणु रहते हैं, इस कारण वो सेलुलोज को पचा लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दी गई कौन सी स्थिति चालन, संवहन और विकिरण तीनों के संयोजन को दर्शाती है, तो आपको पता होगा गैस में चूल्हे पर रखी चाय, इसमें आप चालन भी देख सकते हैं, संवहन भी देखते हैं और विकिरण भी देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 77 नंबर का, सांस लेने और छोड़ने के दौरान डायफ्राम का कार्य क्या होता है, तो हमारे फेफड़ों को खींचना और छोड़ना। हमारे फेफड़े यदि खींचेगा और छोड़ेगा तो यह हमारे डायफ्राम का कार्य होगा। हमारा अगला है, वाहनों के पार्श्व दर्पण या साइड मिरर में उत्तल दर्पण ही क्यों लगाया जाता है। अच्छा, उत्तल दर्पण की पहचान क्या है, वह बड़ी से बड़ी चीज़ों को बहुत छोटी कर देती है। आपने देखा होगा वाहन में साइड मिरर लगी होती है, इसका मतलब क्या है, बहुत बड़ा ट्रक भी यदि आपके बाजू से आ रहा है तो आप उसे पीछे से देख सकते हैं, आप साइड में देख सकते हैं कि वह ट्रक जो है वो छोटा हो गया। और बहुत सारे ट्रक भी आ रहे हैं तो वह सारे ट्रक आपके उतने से ही शीशे में दिख जाते हैं, इसलिए इसका उत्तर होगा यह अधिक क्षेत्रों के दृश्य का प्रतिबिंब भी बना सकता है। हमारा ऑप्शन नंबर अगला प्रश्न है, किस स्थिति में एड्रिनलाइन हार्मोन की मात्रा अत्यधिक स्रावित होगी, तो आप यदि क्रोध करेंगे, चिंता की अवस्था में रहेंगे तो एड्रिनल हार्मोन आपका ज़्यादा रिलीज होगा। ठीक है, तो एड्रिनल हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किसी बहुमूर्ति दर्शी में अनेक रंगीन छवियां बनती है, इसका प्रमुख कारण क्या है, तो इसका कई बार परावर्तन होता है। ठीक है, बहुत सारी छवियां बन रही हैं, इसका मतलब है कि रिफ्लेक्शन ऑफ हो रहा है, तो कई बार उसका परावर्तन भी हो रहा है। चलिए अब हम आते हैं गणित विषय पर। आपके 20 गणित के सवाल मैंने आपको हल कराए। हमारा अगला प्रश्न है, त्रिभुजाकार संख्याओं के अनुरूप अनुक्रम के अगला पद क्या होगा, तो ठीक है, ये त्रिभुज की आकृति में कह रहे हैं, तो पहले 1 दिया है, फिर 3 दिया है, फिर 6 दिया है, फिर 10 दिया है, फिर 15 दिया है, फिर 21 दिया है। तो मैंने आपके लिए लिख दिया, पहले 2 जुड़े, फिर 3 जुड़े, फिर 4 जुड़े, फिर 5 जुड़े, फिर 6 जुड़े, अब 7 जुड़ेंगे, तो 21 में 7 जुड़ेंगे तो हमारा उत्तर 28 होगा। हमारा अगला प्रश्न है, 2 बजे घड़ी की सुइयों के बीच बनने वाला कोण क्या होगा, तो आपको पता होगा एक कोण बनेगा तो वह न्यून कोण बनेगा। ठीक है, 2 से 2 बजे बन रहा है, करेक्ट 2 बजे बन रहा है, इसका मतलब यह न्यून कोण तो है। अब प्रतिवर्ती कोण, अच्छा प्रतिवर्ती कोण क्या होते हैं, पूरे 360 में से जो बचा हुआ कोण है एक कोण बनने के बाद, ठीक, यह क्या रहता है, यह 180 से ज़्यादा रहेगा लेकिन 360 से कम रहेगा, तो यह आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। हमारा अगला है, दी गई संख्याओं में से संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर क्या होगा, तो परफेक्ट नंबर होगा हमारा 28। अच्छा, संपूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर में आप लोगों ने लगाया है 16, यह एक गलत था। 28 कैसे, आप 28 के गुणनखंड तोड़िए, आप तोड़ेंगे तो आपको 1 मिलेगा, 1 से भी 28 भाग चला जाता है, 2 से भी चला जाता है, फिर आपसे 4 से भी चला जाएगा। ठीक है, 4 के बाद आपसे 7 से भी चला जाएगा,
फिर आप 14 से भाग देंगे, 14 से भी चला जाएगा। तो आप जो सारी संख्याएं आ गई, आपके पास 7 आ गई, आपके पास 4 आ गई, आपके पास 14 आ गई, आपके पास 2 आ गई, आपके पास 1 आ गई। जब आप इसको जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर 28 ही आएगा। आप जोड़ कर देख लीजिए, हमने 1 में 2 जोड़े 3 हो गए, 3 में 4 जोड़े 7 हो गए, 7 में 7 जोड़े 14 हो गए, और 14 में 14 जोड़े तो हमारा उत्तर 28 आ गया। तो यह एक संपूर्ण या परफेक्ट नंबर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, जोसेफ को एक केक का 1/8 हिस्सा मिलता है, उसे 1/2 केक खाने के लिए ऐसे कितने हिस्से और चाहिए? तो जब आप इसको घटा देंगे, 1/2 में से आप 1/8 घटाएंगे तो आपका उत्तर आएगा 3/8। तो हमें कितने हिस्से और चाहिए? तो हमें 3 हिस्से और चाहिए। अब हम आपको बताते हैं एक वर्ग में सममित रेखाएं क्या होती हैं। अच्छा, सममित रेखाएं क्या होती हैं? तो मैंने एक छोटा सा चित्र बना दिया है। इस चित्र में मैंने वर्ग बना दिया है, और वर्ग को हमें ऐसी जगह से काटना है कि वह बराबर हो जाए। तो हम ऊपर से काटेंगे तो एक हिस्सा दोनों बराबर हो जाएंगे, फिर साइड से काटेंगे, फिर हम डायगोनल या विकर्ण से काटेंगे दोनों साइड से। तो इस प्रकार हम 4 तरीके से उसे फोल्ड कर सकते हैं। तो यह कहलाता है सममित। आपने अपनी क्लासों में पढ़ा होगा सममित रेखाएं, ठीक है ना। बस आप याद रखें कि आयत में 2 सममित रेखाएं होती हैं, उन्हें लंबाई और चौड़ाई से अकेला मोड़ सकते हैं। वर्ग में 4 सममित रेखाएं होती हैं, और गोले में अनंत सममित रेखाएं होती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कुछ शहरों का क्षेत्रफल दिया गया है, एक चित्रालेख या पिक्टोग्राम दिया गया है। इसमें आप देखिए एक बॉल बनी है जिसको 1000 वर्ग किलोमीटर कहा गया है। तो आपसे पूछा गया है आरोही क्रम बताइए। तो आरोही क्रम क्या होता है? पहले सबसे छोटा वाला, तो आप चित्र में देखिए, पहले निवाड़ी आएगा, दूसरे नंबर पे दतिया आएगा, तीसरे पे उमरिया आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही करेक्ट आंसर होगा, निवाड़ी, दतिया, उमरिया, रायसेन और बैतूल। हमारा अगला प्रश्न है, यदि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी हो और आयत की चौड़ाई दी है x, तो मैंने आपको एक छोटा सा चित्र बना के दिया है आयत का, ठीक है। तो हमारी चौड़ाई हो गई x, उसके सामने भी x हो गई, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और मैंने लंबाई लिखी है 2x, तो उसके सामने भी मैंने लिख दिया है लंबाई 2x। अब इसने पूछा था परिमाप। परिमाप क्या होता है? तो किसी भी आकृति का परिमाप क्या होता है? आप सारी भुजाओं को जोड़ लीजिए। तो 2x 2x हो गए 4x, और 1x ये वाला, 1x ये वाला, तो 5x 6x। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक पासे को फेंके जाने पर 4 अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? तो आपको पता होगा किसी भी पासे में अधिकतम 6 अंक आ सकता है। तो नीचे सारे ऑप्शन में 6 था। अब 4 आने की प्रायिकता मतलब कोई भी एक अंक, चाहे 2 आ जाए, 4 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, तो सारे केवल एक बार आ सकते हैं। तो इसकी प्रायिकता होगी 1/6। आपसे 4 की जगह कोई भी अंक पूछता तो आपका उत्तर 1/6 ही आता। अच्छा, आपसे यदि ऐसा पूछा जाए 7 आने की प्रायिकता, 8 आने की प्रायिकता, तो आप याद रखिए पासे में अधिकतम 6 आ सकता है, इसलिए इसका आंसर 0 होगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, 14 के वर्ग में इकाई का अंक। तो मैंने आपके लिए कर दिया है 14 गुणे 14 वर्ग, मतलब 2 बार 14 14 होते हैं 196। तो इसमें इकाई का अंक हमारे पीछे का अंक कहलाता है, जिसमें 6 हमारा सही उत्तर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों से 2 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन बनेगा? तो 2 सेंटीमीटर वाले बनाने 2 गुणे 2 गुणे 2, और नीचे लिखेंगे 1 गुणे 1 गुणे 1। तो आप 2 गुणे 2 गुणे 2 जब करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8/1 को हम 8 ही मानते हैं। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, ऐसे कोण का माप बताएं जो अपने संपूरक कोण के समान। ठीक, तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए 90 डिग्री। अच्छा, मैंने पहचान लिखी है, संपूरक कोण 180 के बनते हैं और पूरक कोण 90 के बनते हैं। इसने संपूरक बोले और 2 बराबर बोले, तो 90 90 आपके हो जाएंगे, क्योंकि समान है और एक मिलकर संपूरक हो गए। और यदि पूरक का पूछता तो आपका 45 45 ऑप्शन हो जाता, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 90 डिग्री। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश ने 2 क्रिकेट मैच खेले,
उसने अपने पहले मैच में दूसरे मैच से 2 गुने रन बनाए। यदि दोनों मैच के कुल रन एक शतक से 2 अधिक हैं तो प्रकाश ने दूसरे मैच में कितने रन बनाए। तो आपको पता होगा, हमने माना प्रकाश ने 2 क्रिकेट मैच खेले, पहले मैच में दूसरे से 2 गुने, ठीक। तो हमने माना कि पहले जो मैच खेले उनमें x खेले और 2 गुने मतलब 2x। अब कुल रन एक शतक से, शतक मतलब 100, उसमें 2 अधिक हो गए तो 102। तो मैंने पहला समीकरण लिखा है x + 2x बराबर 102। अब x + 2x होगा 3x बराबर 102। आपको पता है 3 का जब पक्षांतर होगा तो भाग में जाएगा। तो मैंने 3 से जैसे ही इसको काटा है, 3 त्रिका 9 या भाग दिया है, 3 त्रिका 9 बचा 1 तो 12 होगा, 3 चौके 12। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम सही उत्तर होगा। 34 आपका सही आंसर होगा। हमारा अगला है 15 से छोटी कुल अभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। अच्छा, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिसमें केवल स्वयं का और एक का भाग जाता है, किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता, वह हमारी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो मैंने लिख दी है 15 से छोटी 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, 11 होगी और 13 होगी। 15 एक भाज्य संख्या। अच्छा, एक क्यों नहीं लिया? क्योंकि एक ना तो भाज्य होती है ना ही अभाज्य होती है। तो इस प्रकार आपका उत्तर सही होगा ऑप्शन नंबर सी, 6। कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हो गई? हमारी 6 अभाज्य संख्याएं हो गई। हमारा अगला प्रश्न है वर्ग की भुजा 2 गुनी करने पर उसका क्षेत्रफल हो जाता है। तो आपको पता होगा जैसे ही भुजा 2 गुनी करते जाएंगे क्षेत्रफल भी 2 गुना होता जाएगा। तो इसका उत्तर आएगा 4 गुना। 2 में 2 का गुणा कर दिया तो 4 गुना। यदि तापमान -4 डिग्री से बढ़कर 4 डिग्री प्लस का हो गया तो तापमान में कितनी वृद्धि हो गई? तो आप देखिए, आप जोड़िए उसको, -4 -8, ठीक है। 4 में 4 जब आप जोड़ेंगे, आप ऐसे लिख के भी कर सकते हैं, आप -4 से नीचे आते जाएं। -4 के बाद 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, फिर 1 है, 2 है, 3 है, 4। तो इस प्रकार हमारी कितनी वृद्धि हो गई? तो 8 डिग्री की वृद्धि हो गई है। हमारा अगला है एक संख्या के 2 गुने में 7 जोड़ने पर 29 प्राप्त होगा तो वह संख्या क्या होगी? तो मैंने इस प्रश्न में माना है संख्या r। संख्या r मान ली, उसके 2 गुने मतलब 2 का गुणा किया तो मैंने लिख दिया है आपको 2r। मैं 7 जोड़ने पर तो मैंने 7 भी जोड़ दिया है, बराबर में 29 प्राप्त होता है तो 29 लिख दिया है। तो एक समीकरण बन गया है 2r धन 7 बराबर 29। अच्छा, 7 धन का है तो दूसरी साइड जाएगा जब बराबर के तो घट जाएगा। 29 में से 7 गए तो 22 आ गए। 2r बराबर हमारा उत्तर आ गया 22। अच्छा, जब 2r में से आप 2 का भाग देंगे तो 11 बार चला जाएगा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा r बराबर 11। आप इसे ऑप्शन भी से भी कर सकते हैं। 11 दूनी 22 में 7 जोड़ने पर 29 मिल गया। आप 11 का 2 में गुणा करेंगे 22 आएगा और उसमें 7 जोड़ देंगे तो हमें 29 प्राप्त हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है एक समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण का माप 30 डिग्री है, तो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी? तो भुजाओं की संख्या कैसे निकालते हैं? हम टोटल डिग्री कितना होता है 360 डिग्री, और जो भी भुजाएं दी होती हैं कोण दिए रहते हैं, हम उसमें भाग दे देते हैं। तो 30 से हमने भाग दे दिया, 0 से 0 मैंने काट दिया है, फिर 3 से भाग दूंगा, 3 से 36 बार आपका भाग चला जाएगा, ठीक है। 12 तिया 36। तो हमारी भुजाओं की संख्या निकल आएगी ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है Q के 2 गुने और 15 के योग का गणितीय कथन होगा। तो माना संख्या Q है, ठीक है, तब Q के 2 गुने तो 2 का गुणा करेंगे तो 2Q हो जाएगा, और 15 का योग तो 15 जोड़ देंगे। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 2Q धन 15 बराबर आपका एक समीकरण बन जाएगा। अगला प्रश्न है 2 डिग्री धन 3 डिग्री धन 4 डिग्री का मान क्या होगा? अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का गलत हुआ है। इन्होंने लगाया है 9 की घात 0, ठीक, घात 0 लगी है, ये डिग्री नहीं है, ये घात 0 है। तो जब भी किसी भी चीज की घात 0 होती है तो उसका मान केवल 1 होता है। तो जैसे 2 की घात 0 का मान 1 होगा, 3 की घात 0 का मान भी 1 होगा, 4 की घात 0 का मान भी 1 होगा। तो मैंने आपके लिए लिख दिया है x की घात 0 बराबर 1 होता है।
तो 2 की घात 0 1, 3 की घात 0 1, 4 की घात 0 1। तो इस प्रकार 1 धन 1 धन 1 आप जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा हमारा 3। अब आपके पास एक चित्र बना हुआ है, डायग्राम बना है, एम समानांतर है एल, एन एल त्रिअक्षीय रेखा है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो एम और एन समांतर है, उस पर एक त्रिअक्षीय रेखा दी है, एक कोण बन रहा है 125। तो आपको पता होगा एक आंतरिक कोण एक बाह्य कोण हमेशा 180 डिग्री का होता है। तो मैंने फिर भी आप लोगों के लिए समीकरण बना दिया है, x धन 125 बराबर 180। x बराबर 180 में से 125 आप घटा देंगे तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा 55 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अब हमारा लास्ट पोर्शन बचा है सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमारा प्रश्न है, सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? तो आपने सुना होगा पटसन या जूट। पटसन या जूट होता कैसा है? तो इससे चटाई, रस्सी, है ना, दरी, चद्दर, ये सारे ये पटसन या जूट से बनते हैं। आपने कपास सुना होगा, कपास पटसन। ठीक है, तो कपास से भी कपड़े बनते हैं, जूट और पटसन से भी बनते हैं। तो सुनहरा रेशा हम पटसन या जूट को ही कहेंगे। अगला है, रेगिस्तान के बारे में सोचते ही हमारे मन में रेत का दृश्य आ जाता है। ठीक, जैसे आप राजस्थान के रेगिस्तान का सोचेंगे आपको रेत ही रेत दिखेगी। ऐसे ही लद्दाख में रेगिस्तान की कौन सी विशेषता नहीं है बोल रहा है, नहीं है। तो इसमें मेरे हिसाब से सही उत्तर होना चाहिए था, यहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है। हमारा अगला है, क्योंकि वहाँ ठंड होती है, शीतल होती है, शुष्क होती है, बर्फीली होती है, लेकिन पानी गिरे बहुत ज़्यादा ये नहीं होता। हमारा अगला है, वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ने के लिए अनुकूल दशाएं? तो आपका सही उत्तर होगा समताप मंडल। समताप मंडल क्या होता है? जहाँ एकदम समान ताप रहता है, ठीक है, उसको समताप मंडल कहते हैं। अब ऑप्शन नंबर ए है क्षोभ मंडल। तो आपसे यदि आगे प्रश्न पूछा जाता है कि आंधी तूफान जैसी घटनाएं कहाँ होती हैं, तो इसका उत्तर होता क्षोभ मंडल में। तो अभी हवाई जहाज की बात हो रही, तो समताप मंडल आपका सही होगा। हमारा अगला है, एक चित्र दिया गया है, एक स्थलाकृति दर्शाई गई है, तो आपको बताना है। तो यह हिमनद, हिमनद मतलब पहाड़ों के बीच में बहुत सारी बर्फ दिख रही है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिमनद। हमारा अगला है, किसी विचार अथवा आविष्कार का एकमात्र अधिकार से तात्पर्य क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेटेंट। ठीक, जब भी कोई व्यक्ति किसी की खोज करता है या किसी चीज पर अपना विचार देता है, तो उस पर उसका एक अधिकार होता है, एकमात्र अधिकार होता है, जिसके लिए हम पेटेंट शब्द का उपयोग करते हैं। हमारा अगला है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें वस्तुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक, गलनांक मतलब गलाना, बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है, तो प्रगलन। आप कुछ कुछ उत्तर आपको पेपर में ही मिल जाते हैं, जैसे देखिए मैंने अंडरलाइन किया है, उसमें भी गलन लिखा है, इसमें भी गलन लिखा है, तो प्रगलन आपका सही उत्तर होगा। हमारा अगला है, शासन का वह अंग जो कानूनों को लागू करने का कार्य करता है वह कहलाता है, तो कार्यपालिका। जो भी कार्य, देखिए इधर भी कार्य लिखा है, इधर भी कार्यपालिका लिखी है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होता है। कार्यों को संचालित करता है, लागू करता है, तो कार्यपालिका आपके लिए लागू करती है। हमारा अगला है, स्थानीय निकायों के कार्यों में सम्मिलित नहीं है। स्थानीय निकाय जैसे आपकी पंचायत हो गई, भवन, ठीक है, तो आपके क्या क्या कार्य कर सकते हैं? सार्वजनिक साफ सफाई करा सकते हैं, सरकारी योजनाएं आएंगी तो वो भी आपको बता सकते हैं, पेयजल की व्यवस्था यदि पंचायत में नहीं है, गांव में नहीं है, वो भी करेंगे, लेकिन दूसरे देश के साथ संबंधों का निर्धारण वह नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। हमारा अगला है, वर्तमान समय में एक केंद्रीकृत ऑफिस दफ्तर जहां फोन के माध्यम से उपभोक्ताओं को समस्या और उनके जुड़े प्रश्नों के जवाब दिए जा सकते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कॉल सेंटर। हमारा अगला है, संयुक्त परिवार की प्रमुख विशेषता क्या है? तो परिवार में के रूप में कई पीढ़ियों का एक साथ रहना संयुक्त परिवार कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा हमारे परिवार में रहते तो हैं माता पिता भाई बहन, लेकिन दादा दादी चाचा चाची सारे लोग जब साथ रहते हैं तो उसे हम कहते हैं संयुक्त परिवार। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य स्तर की विधायिका कौन सी है? तो आपको पता होगा विधानसभा, ठीक है, विधानसभा राज्य स्तर की
एक विधायिका होती है। बाकी लोकसभा, राज्यसभा ये सारे किस में आते हैं, तो यह संसद के अंतर्गत आते हैं और ये देश से संबंधित होते हैं, केंद्र से संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। हमारा अगला है सिंधु सरस्वती सभ्यता का राखीगढ़ी नगर वर्तमान में किस राज्य में है? तो वर्तमान में राखीगढ़ी हरियाणा में आता है, हरियाणा राज्य में आता है। हमारा अगला है मेहरानगढ़ किला कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर होगा जोधपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। मेहरानगढ़ किला जोधपुर में स्थित है। हमारा अगला है सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है, यह विचार किस समाज सुधारक ने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही कहा था सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला है सहस्त्राब्दी में कितने वर्षों का कालखंड शामिल है? तो 1000 वर्षों का जो कालखंड कहलाता है उसे हम सहस्त्राब्दी कहते हैं। हमारा अगला है राजा राम मोहन के समाज कार्य में कौन सा शामिल नहीं था? आप उत्तर लगाते टाइम याद रखें उसने पूछा था शामिल नहीं था। ठीक है, तो मेरे हिसाब से उन्होंने सती प्रथा का विरोध नहीं किया था। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने सही उत्तर लगाया है ऑप्शन नंबर ए। उनने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी काम किया था, पूर्वी सभ्यता का प्रचार भी किया था, भारतीय और पश्चिमी सभ्यता के बीच भी समन्वय बना के रखा था। उन्होंने किसी भी चीज़ जो महिलाओं से संबंधित है उसका विरोध नहीं किया था। ठीक है, और बाकी यह कंफ्यूजन टाइप क्वेश्चन है, तो इसमें या तो ऑप्शन नंबर डी आएगा या तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से इसमें ऑप्शन नंबर डी भी सही हो सकता है। ठीक है, तो एक दो प्रश्न यदि मेरी तरफ से गलत हो गए हों तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए प्रश्न नंबर 117 है, यदि आप पूर्व की ओर मुख करके खड़े हो तो उत्तर दिशा आपकी किस ओर होगी? तो आपका सही उत्तर होगा बाईं ओर होगी। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र के अनुसार कमीज का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो एक कमीज बनी हुई है, तो कमीज में आप देखिए विज्ञापन 400 रुपये विज्ञापन में लगे थे, इसके बाद इसका क्रय मूल्य 300 रुपये है, भंडारण 200 रुपये है, लाभ 900 का हुआ है। तो हमें सारे जोड़ने थे, तो हम जैसे ही जोड़ेंगे 900 2 1100, 4 1500 और 3 1800, तो इसका सही उत्तर हम लगा देंगे 1800 आपका टोटल मूल्य हो जाएगा एक कमीज का। अगला प्रश्न है, पावरलूम किस उद्योग से संबंधित है? तो पावरलूम शब्द का उपयोग किया जाता है सूती वस्त्र उद्योग में। हमारा अगला प्रश्न है, एक सही विकल्प का प्रश्न दिया गया था, सही जोड़ी दी गई है, तो वेतन किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 4 नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को किए जाने वाला नियत भुगतान आपका वेतन कहलाता है। शुल्क क्या है? तो सेवाओं तथा परामर्श में जब डॉक्टर शुल्क लेता है, ठीक है, परामर्श सलाह देता है, शुल्क लेता है। सामुदायिक सहभागिता क्या रहेगी? सभी लोग मिलकर वृक्षारोपण अभियान चलाते हैं। सेवा क्या रहेगी? तो निःशुल्क सहयोग करेंगे किसी भी काम में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार बच्चों मैंने आपको सारा का सारा पेपर पूरा सॉल्व करा दिया है, सारे विषय मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।